को नमस्कार, अपने दर्शकों को भी। देखिए, अभी जो ब्रिक्स की जो समिट हुई है ब्राजील में, और अगला जो टर्न है वो भारत का है। तो देखिए, उस एंगल से भी अगर देखा जाए तो भारत की जिम्मेवारी बड़ी थी और एक टोन सेटअप किया जा सकता था ब्राजील में, और वह मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गवा दिया। क्योंकि यदि आप पहलगाम की घटना में पाकिस्तान का नाम सीधे सीधे नहीं ले सकते हैं, तो फिर किस आधार पर ऑपरेशन सिंदूर या इससे जुड़े हुए अन्य ऑपरेशन को आप क्रेडिट ले सकते हैं या कैसे जायज ठहरा सकते हैं? भाई, इंटरनेशनल लॉ भी कोई चीज होती है। सीधे सीधे या तो देखिए, आपको ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत रखना चाहिए था। तो क्या वह सबूत भारत के पास है या नहीं है? दो, अगर है तो बिल्कुल रखना चाहिए, और अगर नहीं है तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। तो फिर ये घटना पहलगाम की किसने की? क्योंकि पहलगाम की घटना की भर्त्सना अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हुई, तो कोई ना कोई तो जिम्मेवार है ना। तो आखिर कौन है इस घटना के पीछे जिम्मेवार? यदि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, और हम सभी भारतवासी ये मान के चलते हैं या इस बात का विश्वास है कि पाकिस्तान इस घटना के पीछे जिम्मेवार है, तो आप क्यों डर रहे हैं ऐसा उनका नाम लेने से? आखिर क्या झोल है इसके पीछे? तो एक तो सवाल ये बहुत बड़ा गहरा है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, इसमें चाइना भी है, चूंकि ब्रिक्स ओरिजिनली 5 कंट्री का ये संगठन था। बाद में इसमें 5-6 कंट्री, संभवतः 10 कंट्री आज इसमें है। तो इसमें चाइना भी है, और चाइना की कोशिश ये बिल्कुल रही है कि पाकिस्तान का नाम न लिया जाए। तो क्या भारत चाइना के दबाव में काम कर रहा है? तो एक तो यह बात भी है। दूसरी जो चीज आपने कही कि ब्रिक्स को सीधे सीधे ट्रंप महोदय ने धमकाया और एक प्रकार से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी। यानी डबल जियो पार्टी वाली बात है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना। तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? सिर्फ जाकर ऐसे सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करना, या उपस्थिति में अपने को जोरदार तरीके से रखना? मोदी जी 11 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और कल तक वो 56 इंच का सीना फुलाते थे और कहते थे कि भारत पर आंच नहीं आने दूंगा। अब तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत भारत की जो अस्मिता है, उस पे तो लगातार आंच आ रही है। अभी जो क्वाड हुआ उसमें भी आप देखेंगे कि नाम नहीं लिया गया, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन अभी जो आया, और ब्रिक्स में भी नाम नहीं पाकिस्तान का लिया गया। तो जब इस प्रकार से जब चीजें अगर होंगी, क्वाड में क्या था? अमेरिका था, ब्रिक्स में चाइना है। तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका और चाइना दो तरफा दबाव में भारत घिरा हुआ है, और चाइना के साथ हमारे खतरे बहुत ज्यादा हैं? उसके साथ हमारी बाउंड्रीज भी लगती है, और लगातार हमारे पड़ोसियों के ऊपर उसका कब्जा होते चला जा रहा है, वो हमें घेर रहा है। और बावजूद अगर आप क्वाड में भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए, तो ब्रिक्स में तो शायद और भी मुश्किल थी, जिसका अंदेशा आपने पहले से ही व्यक्त कर दिया था। तो यह जो परिस्थितियां हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के संदर्भ में, वह अच्छी तो नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। रही बात ईरान के कूटनीतिक विजय की, तो बात बिल्कुल सही है कि देखिए, ईरान अभी जो हालिया जो घटना इजराइल के साथ उसका युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, अलग विषय है। लेकिन ईरान ने अपना एक राष्ट्रवादी चेहरा तो दिखा ही दिया कि वह किसी के सामने नहीं झुकने वाला, इवन अमेरिका के सामने भी नहीं झुकेगा। और हमारी स्थिति क्या है? हम अमेरिका के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। एक दो दिनों के अंदर वो अभी ट्रेड डील भी होने वाला है, उसमें शायद एक दो उपबंधों को अगर हटा दिया जाए एग्रीकल्चर और डेयरी से संबंधित, जिसके बारे में 2 दिन पहले मैंने इस संबंध में आपके चैनल पे चर्चा भी की थी। संभवतः शायद उस पे कुछ डील रह जाए, या एक हाफ वे डील जैसा कुछ हो जाए। लेकिन चाइना के साथ भी हम दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ के खतरे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे वही फिर पुरानी बात याद आती है कि भारत भले कमजोर था
पैसे से कमजोर था, मनोबल से बहुत मजबूत था, खासतौर से जब नॉन अलाइन मूवमेंट का एक दौर था। भारत 50 के दशक के बाद से 91-92 तक भारत की तूती बोलती थी, भारत के लीडरशिप की तूती बोलती थी। आज वह चीज खत्म हो गई है। मोदी जी लाख अपने देश में आकर बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार ये विफल हो रहे हैं, और यह विफलता पूरे भारत के लिए नुकसानदायक है। जी बोला साहब।